A very good morning to all of you. Today we will learn technique of scientific management which was given by Taylor. The first technique is functional foremanship. Functional foremanship is a technique which aims to improve the quality of supervision at shop floor by putting a worker under 8 specialist foremen. In this technique, planning is separated from execution. एक्चुअली इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. टेलर का एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जो पर्सन प्लानिंग कर रहा है वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. तो उसने क्या कहा कि प्लानिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए और प्रोडक्शन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए. इस बिहाफ पे उसने वर्कर्स के सुपरविज़न के लिए 2 अलग डिपार्टमेंट बनाए, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज जो वर्कर्स को प्लानिंग में हेल्प करेगा और प्रोडक्शन इंचार्ज जो प्रोडक्शन से रिलेटेड उनको इंस्ट्रक्शंस देगा. तो अगर एक पर्सन अपना एक पर्टिकुलर वर्क करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी. तो यहाँ क्या बोला है, इन दिस टेक्निक टेलर suggested the division of factory into 2 departments, planning department and production department. As Taylor felt that workers must be free from the burden of planning and they must concentrate on the work and production. उसका कहना था कि वर्कर्स प्लानिंग थोड़ी ना करेंगे, प्लानिंग के लिए सुपरवाइजर्स हैं, वो प्लानिंग करेंगे, बस वर्कर्स को क्या करना है, उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वर्क को कंप्लीट करना है. To develop specialization in productivity, Taylor suggested under each department there must be some functional expert to supervise, guide and instruct the workers. As one supervisor cannot be expert in every aspect of work, so Taylor stressed on a minimum 8 specialists or a functional expert to supervise and give order to workers. उसने बोला एक पर्सन हर एक एस्पेक्ट में एफिशिएंट नहीं हो सकता, इसलिए एटलीस्ट 8 सुपरवाइजर्स होने चाहिए, 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए एक वर्कर के ऊपर, जिसको इंस्ट्रक्ट कर सके अलग अलग एस्पेक्ट को लेके. तो उसने क्या किया, 2 डिपार्टमेंट, planning and second one is production. In planning there were 4 specialists: instructor, cart clerk, route clerk, time and cost clerk and discipliner. In production in charge, gang boss, repair boss, instructor and speed boss. इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने ले लिया था यहाँ पर SIRG, सर जी. S for speed box, I for inspector, R for repair box and G for gang. और यहाँ पर हमने प्लानिंग इंचार्ज का भी एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया था, DIRT, DIRT. प्लानिंग जितनी भी होती है वो डर्टी होती है. रीज़न बिहाइंड दैट कि वो हम ज़्यादातर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं. तो एक सिंपल आपको बस कीवर्ड है जिससे कि आपको लर्न रहे. D for discipliner, I for इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, R for रूट क्लर्क एंड T for टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. और प्रोडक्शन में आप देखो, प्रोडक्शन जो कर रहा है यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है बॉस और यहाँ पर यूज़ हुआ है क्लर्क. अब इनका वर्क क्या क्या होता है हम नेक्स्ट में देखते हैं. प्लानिंग डिपार्टमेंट, फर्स्ट इज रूट क्लर्क. दिस foreman is responsible to fix up the sequence of steps for performing mechanical or the manual job. इसका क्या काम है, प्लान करेगा सिर्फ किसके लिए, कि सीक्वेंस सेट करेगा कि जितना भी मैकेनिकल वर्क है पहले कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा. सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. दिस foreman is responsible for giving instruction necessary to carry on a job in specified manner. ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा किस चीज़ के लिए, किसी जॉब को करने के लिए कि किस तरीके से, किस मैनर में करना है. थर्ड वन इज़ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. नेम से पता चल रहा है कि ये फिक्सिंग करेगा टाइम का, कि क्या स्टार्टिंग टाइम होगा, क्या कंप्लीशन टाइम होगा, किस तरीके से आपको वर्क कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही कॉस्ट शीट बन पाएगी. एंड फोर्थ वन इज डिसिप्लिनर. दिस वर्क फॉरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे. डिसिप्लिन बनाने का काम किसका है, डिसिप्लिनर का है. ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में चारों क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्या कर रहा है, आपका सीक्वेंस सेट कर रहा है कि मैकेनिकल जॉब कैसे कैसे होनी है. सेकेंड वाला क्या कर रहा है, आपको प्रोडक्शन का रूट
मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। एंड थर्ड वन इज़ टाइम एंड कॉस्ट क्लब, ये आपके लिए क्या करेगा, टाइम फिक्स करेगा। एंड फोर्थ वन इज डिसिप्लिन है, जो कि इंश्योर करेगा कि डिसिप्लिन में चल रहा है सब। फिर आता है फॉरमैन अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसमें भी 4 ही है। फर्स्ट है गैंग बॉस। गैंग बॉस यहाँ पर गैंग किससे रिलेटेड है, गैंग यहाँ पर है कि मशीन्स और टूल्स को आपने रेडी रखना है ऑपरेशंस के लिए। गैंग बॉस का वर्क क्या है, टू कीप मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द वर्कर्स सो दैट देयर इज़ नो डिले इन वर्क, कि उसको रेडी रखना है कि ये मशीन जो भी टूल्स आपके रिसोर्सेज चाहिए वो रेडी रहे। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस स्पीड से ही पता चल रहा है कि ये टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि टाइमली वर्क कंप्लीट हो जाए। रिपेयर बॉस, ये भी नाम से पता चल रहा है, रिपेयर बॉस इंश्योर करेगा कि जो मशीन और टूल्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में है, कोई अगर रिपेयर की नीड है तो वो उसको फुलफ़िल करेगा। फोर्थ वन इज़ इंस्पेक्टर, दैट विल इंस्पेक्ट ओनली, दैट विल इंस्पेक्ट एंड चेक द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आउटपुट, कि जो आपने सोचा था उस हिसाब से क्वालिटी मेंटेन हो रही है वर्क की या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि एक वर्कर्स के ऊपर 8 स्पेशलिस्ट थे, फैक्ट्री मैनेजर्स 2 थे, एक तो प्लानिंग इंचार्ज थे और प्रोडक्शन इंचार्ज थे। प्लानिंग इंचार्ज में आपका क्या बताया मैंने, डट, डिसिप्लिनर, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। वेयर एज इन प्रोडक्शन देयर आर 4, स्पीड बॉस, आई फॉर इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस एंड गैंग बॉस। नेक्स्ट आपका टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, इस पर भी केस स्टडी बहुत अच्छी आती है। पहले तो मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का और स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्या है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे स्टैंडर्डाइजेशन की, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी के लिए आप स्टैंडर्ड सेट करो, हर एक एक्टिविटी के लिए। हर एक एक्टिविटी मतलब रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट करो कि इसकी क्वालिटी का होना चाहिए, टाइम सेट करो हर चीज़ का कि ये इस तरीके से होना चाहिए, मेथड सेट करो, मशीनरी सेट करो, वर्किंग कंडीशन सेट करो। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि आप जितने भी एक्स्ट्रा वर्क है या प्रोडक्ट्स हैं या कुछ भी काम है, एक्स्ट्रा एक्शंस हैं, उसको आप रिमूव कर दो, एक सिंपल वे बना दो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फसाइजेज ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। Standardization of output is possible if standards are maintained right from the selection of tools, equipment and machine to use. Maximize the output by keeping in mind the quality standards. भाई स्टैंडर्डाइजेशन तभी सक्सेस है कि आप जब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप ये चीज़ स्टार्ट कर देते हो कि टूल जब सेलेक्ट किया तभी वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, मशीन सेलेक्ट करी वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तभी आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाएंगे। Standardization doesn't mean only the quality standard, but it refer to setting up standard for size, type, weight, measure and quality of product. ये सिर्फ क्वालिटी से मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड हर चीज़ का है। स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइप होना चाहिए, स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्ड। मतलब एक बेंचमार्क प्रोवाइड कर दो आप कि ये जो भी एक्टिविटी है वो इस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टेस्ट सेट किया तो 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, नोटबुक बनाइए तो ये कवर्स में होना चाहिए, हर चीज़ आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू द डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय एन एवरेज वर्कर इन वर्किंग डे। अब स्टैंडर्ड सेट कैसे होता है, स्टैंडर्ड सेट होता है आपका एक वर्कर्स का एवरेज लेके। भाई ज़रूरी थोड़ा है कि आर.एन. मलिक अगर हाफ एन आवर में टेस्ट कंप्लीट कर देता है तो स्टैंडर्ड टाइम हाफ एन आवर है, नो, देयर मस्ट बी एन एवरेज कि भविष्य, आर्यन, करण बेस्ड, खुशबू नेगी, दिया, दिव्या, सबका एक एवरेज टाइम हमने कैलकुलेट किया कि मोस्टली स्टूडेंट इतने टाइम पीरियड में इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड टाइम इतना होना चाहिए। इसी तरह वर्कर्स के काम को करते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ फेयर डेज वर्क। इसी तरह हम फेयर डेज वर्क कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कितना आपको टाइम चाहिए। द स्टैंडर्ड टास्क एक्ट एज अ नॉर्म फॉर द वर्कर, ये एक नॉर्म सेट कर देगा कि यही आपको टाइम मिला है। इफ़ नो स्टैंडर्ड इज सेट द वर्कर में वर्क बिलो हिज एफिशिएंसी
भाई अगर आपने स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया, मैंने बोल दिया ये टेस्ट पेपर करना है, मैंने टाइम नहीं दिया, तो हो सकता है एक 3 आवर्स में कर रहा है, कोई स्टूडेंट 2 आवर्स में कर रहा है, कोई 5 आवर्स में कर रहा है, तो अपनी एफिशिएंसी का आप यूज़ नहीं कर पाओगे, आप डिले हो जाओगे, आप लेथार्जिक हो जाओगे, लेज़ी हो जाओगे, यू विल नॉट डू द प्रॉपर वर्क। एज सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वर्कर को आपने टाइम नहीं दिया है, स्टैंडर्ड नहीं दिया, तो वो अपनी मर्ज़ी से काम करेगा, वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड सिंप्लीफिकेशन एम्स एट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है? सिंप्लीफिकेशन कहता है कि अननेसेसरी की जो स्टेप्स है उसे रिमूव करो। अननेसेसरी स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? भाई कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा है, आप अननेसेसरी जो वर्क करवा रहे हो उसको हटा के सिंपल कर दो। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मेरा एक शूज़ प्रोडक्शन का वर्क है, एक शूज़ में नंबर आता है 4, फिर आता है 6, फिर आता है 8। अब एक बाई चांस एक चाइल्ड आए, किड्स आए मेरे पास, 3-4 किड्स आए, उसमें सबका साइज़ तो ठीक मिल गया। एक किड्स का ऐसा था कि ना 4 नंबर आ रहा था ना 6 आ रहा था, तो मैंने क्या किया, चलो एक एक्स्ट्रा काम करती हूँ, 5 नंबर ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने अननेसेसरी अपने स्टेप्स बढ़ा दिए, तो वो मुझे नहीं करना है, मुझे सिंप्लीफाई करना है जो मेनली सबके लिए सुटेबल है। नेक्स्ट इज़ वर्क स्टडी। Work study refers to the systematic study of every aspect of a work to reduce cost and effort and to increase efficiency and productivity. Work study include the following techniques. देखो वर्क स्टडी में क्या बोला है कि हर एक वर्क का जो हर एक आस्पेक्ट है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें आपने 4 इंक्लूड करे, 5 मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। द फर्स्ट वन इज़ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के नाम से तो चल रहा है कि हर एक काम के लिए एक पर्टिकुलर ठीक मेथड होना चाहिए जिससे कि आपकी कॉस्ट वो मिनिमम आए और जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अचीव। तो मेथड स्टडी में क्या बोला है? इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी टू नो द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। इट्स ऑब्जेक्ट टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट and maximum use of resources of the organization. Taylor suggested that method of production should not be decided by the rule of thumb. Rule of thumb मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको जो भी मेथड डिसाइड करना है वो रूल ऑफ थंब से नहीं करना है कि हिट एंड ट्रायल कि हाँ एक थंब ने रूल बना दिया इसी के अकॉर्डिंग, नो, बट ऑल द मेथड मस्ट बी ट्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वन विच ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट विद द मिनिमम कॉस्ट टू बी सेलेक्टेड। और वो मेथड जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, कॉस्ट मिनिमम आए, उसको आप सेलेक्ट कर लो और उसके बाद उस मेथड को आप फॉलो करते हो। नेक्स्ट इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होगा कि वर्क आपका टाइमली कंप्लीट हो जाना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। It refers to a study of the time that required to an average worker to complete a task. यहाँ वर्ड है एवरेज वर्कर, कि आपको टाइम सेट करना है कि एवरेज वर्कर कितने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट कर लेता है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिसाइड द लेबर कॉस्ट। यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो देखना है, मान लो 1 वर्कर है, एक कार्डबोर्ड 30 मिनट्स में बना लेता है, तो अगर वो 30 मिनट में एक कार्डबोर्ड बनाता है तो 1 आवर में कितने बनाएगा? 2। 7 आवर में कितने बना लेगा? 14। तो आपने क्या किया, इस तरीके से 2-3 सर्वे किए और आपको रियलाइज़ हुआ कि हर वर्कर का यही है कि वो 1 डे में 14 बॉक्सेस बना लेता है 7 आवर्स में। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन 14 बॉक्स रेडी कर पाता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसके क्या करोगे, वेजेस सेट कर दोगे, इंसेंटिव दे दोगे। सिंपल सा आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम सेट करना है कि कितने टाइम में ये वर्क कंप्लीट हो जाता है। इट हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और कॉस्ट कम है। नेक्स्ट वन इज़ मोशन स्टडी। अब यहाँ पर मोशन स्टडी से क्या लिंक है कि देखो आपको पता है कि बहुत सारे मोशंस होते हैं आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के, मूवमेंट्स होते हैं।
मोमेंट्स कैसे लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्टिव, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन, कि अगर मुझे एक वर्क, सपोज मुझे ये वर्क यहाँ से यहाँ तक कुछ वर्क करना है, यहाँ पर बीच बीच में वर्कर है, ठीक है, और एक वर्कर मेरा यहाँ पर भी है। ये मोमेंट कैसे लिफ्टिंग का, कि ये सामान उठाएगा, फिर इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, एस ये सामान फिर इसको देगा। मोशन स्टडी क्या कहती है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो उसका जो अननेसेसरी के मोमेंट्स हैं, यूज़लेस, उसको आप अवॉइड करो। भई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी तो जा सकता था, क्यों आपने टाइम वेस्ट किया इतना सारा। तो इसी तरीके से मोशन स्टडी क्या टाइम करती है, देखो देखने में बड़ा सिंपल है कि मैम यहाँ से यहाँ वर्क जाना है, बट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में ये पूरे स्टेप्स फॉलो होते हैं, और हर एक मोमेंट पे क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम भी होती है, और उसी की वजह से आपका टाइम सेव भी हो सकता है। तो मोशन स्टडी क्या कहती है, एक साइंटिफिकली टेक्निक है जो बता रही है कि आपके जो यूज़फुल मोमेंट्स हैं उसी को आप कंसंट्रेट करो, जो यूज़लेस है उसको क्या करो, इग्नोर करो। तो ये आगे क्या कह रही है, इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मोमेंट ऑफ अ वर्कर एंड मशीन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। द ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट यूजलेस मोशन एंड देयर बाय अवॉइड वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी। It determines the standard number of moment of an average worker to perform a specific job. It decides, ये जो वर्कर है यहाँ पर दे रखा है, ये मशीन है, ये मशीन उठ के यहाँ जानी है, तो ये वर्कर या तो डायरेक्टली यहाँ ले आए अगर तरीका है, या फिर ये से पास करे इधर 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 और इधर से इधर आए। तो अगर ये इस तरीके से करता है तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये क्या करते हैं हर चीज़ का, कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, मतलब जितना भी है ये सब चीज़ें किस तरीके से कितने मोमेंट्स में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा हो तो जो लेबर क्लास होती है ना, वो भी एक सीक्वेंस में खड़ी होती है। सपोज़ किसी का लेंटर डल रहा है तो एक वर्कर नीचे होगा, उसके बाद दूसरा होगा, वो जो ब्रिक्स होंगी वो थ्रो कर रहा होगा, वन टू अनदर, अनदर टू द नेक्स्ट अदर, फिर जाके वो हो रहा होगा। तो मोमेंट डिसाइड होंगे कि 4 या 5 मोमेंट्स में जो आपकी ब्रिक्स हैं वो रूफ तक पहुंच जाएंगी। तो एक मोमेंट डिसाइड हो जाते हैं पहले, उसी अकॉर्डिंग वो वर्कर्स को अरेंज करते हैं। तो मोशन स्टडी उसी पे ही है कि अननेसेसरी के मोमेंट्स को अवॉइड करो, जितने नीडेड है उसी को आप लो। द नेक्स्ट वन इज़ फटीग स्टडी। यहाँ पर फटीग मतलब होता है थकावट। फिज़िकली अगर एक पर्सन टायर्ड फील कर रहा है और या मेंटली टायर्ड फील कर रहा है तो वो वर्क करेगा भी तो उसमें एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो सिंपल से यहाँ पर इस स्टडी में आपने क्या किया है कि आप अमाउंट डिसाइड करते हो और रेस्ट ऑफ इंटरवल्स डिसाइड करते हो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सपोज़ कि आपकी अगर मैं बात करूँ स्कूल आवर्स की, तो अगर मैं रेगुलर 5 आवर्स आपको पढ़ाते रहेंगे, बीच में लंच ब्रेक नहीं देंगे, तो आपके जो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड होंगे, इट माइट बी कि वो बहुत अच्छे समझ में आ जाए। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड चाहे टीचर्स कितना भी आपको डांट रही हो, चाहे कितना ही आपके ऊपर प्रेशर हो, आप उतनी एफिशिएंसी से नहीं समझ पाओगे जितना कि आपने स्टार्टिंग के पीरियड्स में पढ़ा था। इसी वजह से बीच में क्या होता है 5 मिनट्स का ब्रेक होता है, समटाइम्स लंच ब्रेक होता है। वो किस लिए? जिससे कि आपको इंटरवल्स मिल सके, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को रीगेन कर लो। वो एनर्जी, आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाए, जो मेंटल प्रेशर आपके ऊपर होता है, या जो आप टायर्ड हो जाते हो फिज़िकली या मेंटली, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, आपको अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए आपको क्या मिलते हैं? रेस्ट इंटरवल्स मिलते हैं। अगर ये रेस्ट इंटरवल्स ना मिले तो आप उस एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट आप कर ही नहीं पाओगे। इट्स बी लाइक कि लाइट्स आर ऑन, नोबडी एट होम, कि आप देख रहा होगा कि आप पढ़ रहे हो बट बुक्स खुली होंगी पर आप पढ़ नहीं रहोगे। सेम वर्कर्स के साथ है भाई, अगर आप उसको रेस्ट इंटरवल्स नहीं दोगे तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। बट रेस्ट इंटरवल कितना देना है, कब देना है, ये इस स्टडी में डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर, अगर एवरेज वर्कर की बात करें तो उसको कितने टाइम बाद कितना रेस्ट देना चाहिए, कितने प्रोडक्शन के बाद देना चाहिए, कितने आवर्स के बाद देना चाहिए, सो दैट कि एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज। तो फटीग स्टडी मीन्स टायर्डनेस। फटीग मीन्स टायर्डनेस। फटीग स्टडी इज अ स्टडी ऑफ द अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग अ वर्क। यहाँ पर डिसाइड करते हो कि आपको किस फ्रिक्वेंसी में रेस्ट
इंटरवल्स देने हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। फटीग मे बी फिजिकल और मेंटल, ज़रूरी नहीं आप फिजिकली थको, आप मेंटली भी थक सकते हो, बढ़ते बढ़ते थक गए। टायर्ड वर्कर विल रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड रेस्ट टाइम मे बी ग्रेटेड टू रिकूप द एनर्जी। अगर टायर्ड है वर्कर तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और वही उसी वर्कर को आप रेस्ट टाइम दे दोगे तो हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी को रिकूप कर ले, और रिकूप करने के बाद क्या होगा, रिकूप करते ही उसका जो लेवल है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो सिंपल थी सारी स्टडी कि एक में क्या डिसाइड करना था आपको। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ वर्क स्टडी की, तो इसमें 4 आपके टाइप से मेथड स्टडी था। मेथड डिसाइड बेस्ट मेथड को चूज़ करना था। रूल ऑफ थंब की बात करी थी यहाँ पर कि उसको नहीं करना है। सेकंड था टाइम स्टडी, जिसमें आपको एवरेज टाइम एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए डिसाइड किया आपने। थर्ड मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में क्या किया अब तक कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाने चाहिए, और पर्टिकुलर मूवमेंट्स डिसाइड होने चाहिए किसी वर्क को करने के लिए। फटीग स्टडी में क्या बताया कि इंटरवल्स आपके डिसाइड होने चाहिए, रेस्ट इंटरवल्स किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना बीच में आपको रेस्ट के स्लैब्स उनको देने हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। ये लास्ट है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सीबीएसई ने पूछा है इसको। डिफरेंशियल पीस वेट, ये क्या करिए, डिफरेंस कर रही है। डिफरेंस किसके में, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में इसने क्या किया, डिफरेंस किया। देखो इसमें है क्या, टेलर ने बोला कि पीस वेज रेट सिस्टम होना चाहिए कि एक पर्सन को जो भी आप पे कर रहे हो ना, वो जितनी यूनिट्स बना रहा है उसके हिसाब से पे करो, और यूनिट्स के हिसाब से भी रेट सेट करो कि अगर इतने तक बनाता है तो इस हिसाब से पेमेंट मिलेगी, इससे ज़्यादा बनाता है तो पेमेंट पर यूनिट का इतना मिलेगा, जिससे कि जो पर्सन ज़्यादा बना रहा है वो मोटिवेट हो और ज़्यादा बनाए, और जो नहीं बना पा रहा वो ये देख के कि सामने वाला इतना अच्छा बना रहा है तो मैं भी बनाऊँ, तो वो भी मोटिवेट हो। तो उसने इसमें क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में। कैसे, बाय गिविंग द रिवॉर्ड टू द एफिशिएंट वर्कर एंड गिविंग द पेनल्टी या इम्पोजिंग द पेनल्टी ऑन इनएफिशिएंट वर्कर। देखो इसको और क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखो उसने क्या किया, सपोज कि स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर लिया, स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट कितनी सेट करी, पर वर्कर इज 10। और रेट क्या डिसाइड किया, 1 यूनिट का 9 1 यूनिट का डिसाइड किया 11, अगर स्टैंडर्ड यूनिट या उससे ज़्यादा बनाता है तो। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड यूनिट से कम बनाता है उसका जो रेट डिसाइड किया वो किया 9। अगर एक पर्सन ने सपोज 11 यूनिट बनाई तो ही विल बी पेड 11 इंटू 11 121। और सेम किसी और वर्कर ने 9 यूनिट बनाई तो क्योंकि उसने 10 यूनिट से कम बनाई है तो उसको पेमेंट मिलेगी 9 इंटू 9 81। आप देख रहे हो, 1-2 यूनिट कम बनाने की वजह से जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 121 माइनस 81। सिर्फ 2 यूनिट की वजह से एक पर्सन को 40 रुपये, तो एक सिर्फ 2 यूनिट्स की वजह से 40 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, जबकि वैसे 1 या 2 रुपीज़ का ही आना चाहिए था। तो ये क्या दिखा रहा है कि एक पर्सन को एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में डिवाइड करने के लिए कि जो आप स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करो उस यूनिट के अकॉर्डिंग उसे पे करो। अगर उस यूनिट से ज़्यादा बनाता है तो उसके लिए एक बोनस हो जाएगा, पर उस यूनिट से कम बनाता है तो उसको काफ़ी लॉस होगा।
तो कोई भी वर्कर अपना लॉस नहीं चाहेगा, इसलिए वो क्या करेगा, एटलीस्ट स्टैंडर्ड यूनिट तो बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ फिर से आ जाता है इसकी थ्योरी पे। थ्योरी में क्या दिया हुआ है, वेज रेट शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट एन एवरेज वर्कर इज इंड्यूस टू अटेन स्टैंडर्ड आउटपुट। भाई वेज रेट ऐसे करो कि हर एक पर्सन एटलीस्ट स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहे, एक स्टैंडर्ड जो उसकी रेट है वो उसको मिल सके। टेलर सजेस्टेड द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सबसे मेन बात है, उसने क्या कहा था, टाइम नहीं कि आप 5 आवर्स टाइम दे रहे हो, 10 आवर्स दे रहे हो, नो, यू मस्ट बी पे अकॉर्डिंग टू द यूनिट प्रोड्यूस। भाई जितनी यूनिट्स बनाई है उस हिसाब से पेमेंट करो ना। अगर यूनिट्स ज़्यादा बनाएगा तो ज़्यादा पेमेंट, कम बनाई है तो कम पेमेंट। अंडर डिफरेंशियल piece rate system, Taylor advocated 2 rates of the wage to an employee on the basis of their efficiency. उसने 2 रेट बताई। He suggested a higher rate to a worker who produce standard output or more and lower rate for those who produce less than the standard output. Higher wage is an incentive to a worker to reach at the above standard. सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, तो मैंने यहाँ पर आपको दिया था कि 10 यूनिट्स बनाओगे तो आपको 11 रुपये के हिसाब से पे होगा, तो सब कितना ट्राई करेंगे, एटलीस्ट 10 यूनिट्स तक तो पहुँच ही जाए। तो वो उसके लिए क्या है, इंसेंटिव होगा, तो वो मोटिवेट हो जाएंगे। तो हर एक पर्सन ये चाहेगा कि उसको 11 रुपीज़ के हिसाब से पे करें हम, 9 के हिसाब से नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। First is it provides manager with the useful insight into the reality. सिंपल से जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के जितने भी हैं, चाहे टेलर ने दिए या फ्योल ने दिए, मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि यूज़फुल इंसाइट मिले, रियलिटी के बारे में आपको पता हो कि किस तरीके से वर्क किया जाता है। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कितने सारे आपने प्रिंसिपल्स में देखा कि हर चीज़ में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, टेक्निक्स हैं, वो किसकी है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उससे मैक्सिमम बेनिफिट हो और आपका रिसोर्सेज जो है वो फुल यूटिलाइज हो जाए। थर्ड जो उसका सिग्निफिकेंस था वो था साइंटिफिक डिसीजन। आपने देखा टेलर ने साइंटिफिक रीजंस दिए कि साइंटिफिकली टेक्निक्स का यूज़ करके हर काम होना चाहिए। फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, कि आप अगर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकें। एनवायरनमेंट में चेंजिंग होने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, अगर आपने वर्क को डिवाइड कर दिया है और आप में कोई चेंज हो भी रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप उस पर चेंज ला सकते हो। अगर आपने डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं किया होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन पे अगर बर्डन हो जाता तो इट माइट भी आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, आपके पास अगर कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको सब फॉलो करेंगे तो आप इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज़ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सी बात है, आपने कुछ प्रिंसिपल पढ़े थे, लाइक इक्विटी हो गया, तो उसमें क्या बताया है कि आपको वर्कर्स को जो वेजेस देनी है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आप ऐसा करके अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय भी फुलफिल कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। कोई भी जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो आपको ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप डेवलप कर सको, आपके अंदर मैनेजर स्किल्स डेवलप हो सके। एक पर्टिकुलर टर्म थी मेंटल रिवॉल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा आती है तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। मेंटल रिवॉल्यूशन का मीनिंग था जो कि हमने यूज़ किया था एक प्रिंसिपल में, अगर आपको याद हो कौन से प्रिंसिपल में यूज़ किया था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेंटल रिवॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आ जाता है जिसका मीनिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स मैनेजमेंट टूवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कॉम्पिटिटिंग टू कॉपरेशन। क्या आपको कॉम्पिटिशन वाला जो वर्ड है उसको हटा के कॉपरेशन को करना है। बाय दिस they both should realize that they require one another,
दिस एटीट्यूड विल बी गुड बोथ ऑफ दैम एंड ऑल्सो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये एटीट्यूड दोनों के लिए अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और साथ ही साथ वर्कर के लिए भी। थैंक यू।